Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is explanation of NCERT book Class 6 Science Chapter number 3 Fiber to Fabric. इस चैप्टर में दो कैरेक्टर है पहली और बुजो। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक साइंस क्विज में कंपटीशन हेल्ड किया था जो उनके स्कूल के अंदर था। फर्स्ट वो लोग बहुत एक्साइटेड हुए और उनकी जो प्राइज़ मनी थी उन्होंने सोचा कि हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स बाय करें। वो लोग शॉप पे गए और शॉपकीपर ने उन्हें एक क्लॉथ मटेरियल दिखाया। वो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए और उन्होंने बोला कि हमें क्लोथ्स और फैब्रिक्स चाहिए। बाद में शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि थोड़े बहुत क्लोथ्स कॉटन और सिंथेटिक के हैं, तो वहाँ पे एक वुलन मफलर और एक सिल्क साड़ीज भी थी। पहली और वो जो बहुत एक्साइटेड हो गए, उन्होंने सारे मटेरियल्स को टच करके फील किया और दूसरे डिफरेंट फैब्रिक्स को भी टच किया। फाइनली उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी बाय की। आफ्टर जब उन्होंने क्लोथ शॉप को विजिट किया, पहली और बुजो ने अपने सराउंडिंग्स में नोटिस किया कि वहाँ पे वेरियस फैब्रिक्स थे। उन लोग ने फाइंड किया है वहाँ पे बेड शीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल एंड डस्टर्स। वो सब वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स के बने थे। इवन उनकी स्कूल बैग और गनी बैग्स को भी उन्होंने टच करके ट्राई किया कि वो कौन से फैब्रिक के हैं। उन्होंने ऑल्सो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की फैब्रिक्स को, लाइक कॉटन, वूल, सिंथेटिक और सिल्क। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सम फैब्रिक्स को? एक्टिविटी 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, आपको पहले अपने नियर बाय जो टेलरिंग शॉप है उसके अंदर विजिट करना है। फिर आपको जो वहाँ पे कटिंग किए हुए फैब्रिक्स होते हैं, जो लेफ़्ट ओवर होते हैं स्टिचिंग के बाद, उनको फील करके टच करके सारे फैब्रिक्स को आपको लेबल करना है कि कौन सा कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक है। और आप लोग टेलर की भी हेल्प ले सकते हो। क्या आप वंडर कर सकते हो कि कौन सा फैब्रिक्स किससे बनता है? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now सबको आप लोग क्लोजली देखो। आप क्या नोटिस करोगे? फिगर 3.2 में आप देख सकते हो। एक्टिविटी 2, आप लोग कोई भी कॉटन फैब्रिक को आप सिलेक्ट करो जो आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया गया है। नाउ आप लोग उसके अंदर जो लूज थ्रेड होता है यार्न का, उसकी एज को पकड़ो और पुल करो, जैसे कि फिगर 3.3 में दिखाया गया है। इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, मतलब वहाँ पे लूज नहीं होगा तो यार्न्स विजिबल होंगे। आप लोग जेंटली उसको पुल आउट करो पिन और नीडल से। आप लोग वो फाइंड करोगे कि उसके अंदर यार्न्स होते हैं जो अरेंज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। What are these yarns made up of? Activity 3.2 Fiber. Activity 3, आपको पहले एक यार्न कॉटन फैब्रिक के अंदर से एक यार्न पुल करना है। बाद में उसको आपको एक टेबल पे रख देना है ना। उसके एक एंड को प्रेस करना है आपके थंब से और दूसरी साइड यार्न को स्क्रैच करना है, जैसे कि फिगर 3.4 में देखा है। आप क्या फाइंड करोगे कि जो यार्न होता है वो स्प्लिट हो जाएगा और बहुत थिन स्ट्रैंड्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। आपने कभी भी ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि जब भी आप थ्रेड को नीडल के अंदर से पास करना चाहते हो तब आप बहुत सारे टाइम कोशिश करते हो, तो वो थ्रेड का जो आगे का पार्ट होता है वो बहुत सारे स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है। This make difficulty to pass through the needle of the eye, मतलब हमको डिफ़िकल्टी होती है उसके अंदर नीडल की जो आई के अंदर से वो पास नहीं होता। और वो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, वो बहुत सारे स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स में होते हैं, उसको हम फाइबर कहते हैं। A thin strands we see are made up of thinner strands are called fiber. फैब्रिक्स जो है यार्न में से बनता है।
यार्न्स जो है फाइबर में से बनता है, लेकिन वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? फाइबर से के जो फैब्रिक्स होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, वो सब प्लांट्स और एनिमल्स में से बनते हैं। These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants, and wool and silk are fibers are obtained from animals. वूल जो होता है वो sheep और goat में से obtained होता है, और also hair of rabbits, yak and camel also. सिल्क फाइबर जो होता है वो कुकुन और सिल्क वॉर्म में से ऑब्टेन होता है। अगर हम लास्ट 1000 ईयर्स की बात करें तो हम नेचुरल फाइबर से ही फैब्रिक्स बनाते थे, लेकिन अगर हम ये लास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो हम केमिकल सब्सटेंस से ही फाइबर्स बनाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में से नहीं प्रोड्यूस होता, उसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। एक्टिविटी 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। कॉटन। क्या आपने कभी विक्स बनाई है ऑयल लैम्प्स के लिए? क्या यूज होते हैं वो विक्स का? द कॉटन वूल दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोस। मतलब कि जो कॉटन वूल होता है वो मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोस को फिलिंग करने के लिए काम आता है। आपको पहले थोड़ा कॉटन वूल लेना है, उसको आपको कहीं पे रख देना है और आपको कंटिन्यूसली उसकी एजिस को देखना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स होंगे जो कॉटन फाइबर्स में से बनते हैं। अब वेयर डू दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट के अंदर ही ग्रो होता है। क्या आप कोई कंट्री के नाम बता सकते हो जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है? जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट्स का, मतलब कॉटन बॉल्स का होता है। आफ्टर जब मेच्योर करते हैं हम, जो बॉल्स होते हैं वो बर्स्ट होके ओपन हो जाते हैं और जो सीड कवर होता है वो हमें दिखने लगता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कॉटन फाइबर्स होता है। क्या आपने कभी कॉटन फील्ड में गए हो कि वहाँ पे कॉटन बिल्कुल पिकिंग के लिए, वो जो फील्ड जिससे कॉटन से कवर्ड होता है वो सेम स्नो जैसा लगता है। आप लोग फिगर 3.6 में देख सकते हो। जो ये बॉल्स होते हैं उसके अंदर से हम पिक करके ये ले सकते हैं, वो भी अपने हैंड से। और उसके बाद हम लोग फाइबर्स को और ये कॉटन को सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग ट्रेडिशनली जो है वो हमारे हाथों से ही किया जा सकता है, बट इन दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। जूट कहाँ पे ऑब्टेन होता है? तो जूट उसके प्लांट के स्टेम में ऑब्टेन होता है। वो रेनी सीजन में कल्टिवेटेड होता है मोस्टली। वो मेनली ग्रोन इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में होता है। जो जूट प्लांट होता है वो नॉर्मली फ्लावरिंग स्टेज में हार्वेस्ट होता है, और जो स्टेम होती है वो हार्वेस्ट होके इमर्ज्ड हो जाती है। वो उसको जब वाटर मिलता है तब फ्यू डेज तक स्टेम्स रूट हो जाती है, और जो फाइबर्स है वो सेपरेट हैंड से हम लोग कर सकते हैं। हमें पहले फैब्रिक्स बनाना हो तो ये सारे फाइबर्स को हमें फर्स्टली कन्वर्ट करना है यार्न्स के अंदर। हाउ इज इट डन? ये कैसे डन हो सकता है? एक्टिविटी 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। क्या आपने कभी कॉटन यार्न बनाने का खुद से ट्राई किया है? एक्टिविटी 4 आपको पहले थोड़ा कॉटन वूल लेना है, बाद में उस कॉटन के बीच में से आपको पिंच करते रहना है थंब और 4 फिंगर से। जब आप उसको कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग करते रहोगे फाइबर को, देन यू विल एबल टू मेक अ यार्न। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में हम कॉटन वूल के मास का फाइबर निकालते हैं जो बाहर निकल के ट्विस्ट हो जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू मेक यार्न। स्पिनिंग जो सिंपल डिवाइस होता है स्पिनिंग करने के लिए, उसको हम स्पिंडल भी कहते हैं, उसको टकली भी कहते हैं।
अनदर हैंड डिवाइस कॉल्ड चरखा। जो चरखा का यूज़ होता है वो पॉपुलर महात्मा गांधी से हुआ था जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। उन्होंने एनकरेज किया था पीपल को कि वो घर से बनाए हुए यार्न से कपड़े पहने और वो जो इम्पोर्टेड ब्रिटिश मिल के थे उसको वो लोग बॉयकॉट कर दे। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ ओनली स्पिनिंग मशीन। मतलब कि जो स्पिनिंग यार्न होते हैं उसको हम लार्ज स्केल में स्पिनिंग यार्न बनाना होता है तो वो डन कैसे होता है, तो वो डन स्पिनिंग मशीन से होता है। बाद में जब स्पिनिंग ख़त्म हो जाता है जो यार्न्स होते हैं वो हमें यूज़ होते हैं फैब्रिक्स को बनाने के लिए। एक्टिविटी 3.5 यार्न टू फैब्रिक। इधर पे बहुत सारे वेज है जिससे हम फैब्रिक्स बनाने के लिए यार्न यूज़ करते हैं। जो टू मेन प्रोसेस है उसको हम वीविंग और नीटिंग कहते हैं। वीविंग, इन एक्टिविटी 2 आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो फैब्रिक होता है वो टू मेन सेट्स होते हैं। जो टू मेन सेट्स यार्न के अरेंज टुगेदर होते हैं, जो वो टू सेट्स होते हैं उसको हम वीविंग कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। एक्टिविटी 5। आपको पहले एक्टिविटी 5 में ये करना है कि पहले आपको 2 पेपर शीट लेनी है डिफरेंट कलर की और आपको उन दोनों को स्क्वायर पीसेस में कट करना है और उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है उसको आपको 30 सेंटीमीटर लेना है हर एक ईच शीट को। ना दोनों शीट को फोल्ड करो हाफ में। बाद में उस शीट पे लाइन ड्रॉ करो जैसे कि फिगर 3.12a में दिखाया गया है और दूसरी शीट पे जैसे कि फिगर 3.12b में दिखाया गया है वैसे करना है। बाद में कट कर देना है दोनों शीट्स को और फिर उन दोनों को वापस अनफोल्ड कर देना है। बाद में जो वो स्ट्रिप्स होगी उसको आपको 1 बाय 1 सबको व्यू करके उसके ऊपर स्टिक करना है। बाद में उस शीट ऑफ पेपर को कट करके जैसे कि फिगर 3.12c में दिखाया गया है और लास्ट में फिगर 3.12d ये शो कर रही है कि सारी शीट्स जो है वो वीव हो चुकी है। In a similar manner, 2 sets of yarn is woven to make a fabric. जो यार्न्स होते हैं वो बहुत थिनर होता है और पेपर शीट से। ऑफ कोर्स जो वीविंग होता है फैब्रिक का वो डन होता है लूम से, जैसे कि फिगर 3.13 में दिखाया गया है। लूम जो होता है वो आइदर हैंड ऑपरेटेड होता है या फिर पावर ऑपरेटेड होता है। नीटिंग, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे नीट होता है? नीटिंग में पहले सिंगल यार्न से ही सिर्फ फैब्रिक बनाया जाता है। क्या आपने कभी टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स से कभी यार्न निकाला है? क्या होता है अगर आप वो यार्न को निकालते हो तो वो कंटिन्यूसली फैब्रिक जो है निकल जाता है और लास्ट में वो अनरावल्ड हो जाता है। सॉक्स के अलावा कई सारे ऐसे नीटिंग के क्लोथिंग आइटम हैं जो नीट करा जा सकता है। नीटिंग हैंड और मशीन से भी किया जा सकता है। वीविंग और नीटिंग जो है वो डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से बना जा सकता है। ये फैब्रिक जो होते हैं वो क्लोथिंग आइटम्स के होते हैं। एक्टिविटी 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्या आपने कभी वंडर किया कि जो एशियन टाइम्स के जो पीपल होते थे वो कैसे क्लोथ्स बनाते थे? उस टाइम पे जो पीपल थे वो लोग पहले बिग लीव्स जो ट्रीज के होते थे उनकी बार्क, एनिमल्स की स्किन्स और फर से वो लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे। बाद में जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ आई तब सारे पीपल उसके अंदर सेटल हो गए और वो लोग धीरे धीरे लर्न करने लगे कि हाउ टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड लीव्स। मतलब कि जो ट्विग्स एंड ग्रास होते थे उसका हम कैसे बास्केट और मैट्स बनाए। एनिमल्स की जो फ्लीस और हेयर होते थे वो ट्विस्ट होके एक लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे जो फैब्रिक के अंदर वो हो जाता था। अपने अर्ली इंडियंस जो कॉटन ग्रो करते थे रिवर गंगा के रीजन में
वो लोग उस कॉटन का यूज़ क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। फ्लेक्स भी एक ऐसा प्लांट था जो नेचुरल फाइबर्स देता था। एशियन टाइम्स में इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स भी नाइल नदी के किनारे कल्टीवेट करता था, जो हमें फैब्रिक्स बनाने में काम आता था। उस दिनों में सबको ऐसा स्टिचिंग नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रैप करते थे फैब्रिक्स को अपने बॉडी पार्ट्स पे। बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिससे वो लोग फैब्रिक्स को अपने बॉडी पे ड्रैप कर सकते थे। बाद में जब इन्वेंशन हुआ नीडल और सुइंग का, तब सब लोग धीरे धीरे स्टिचिंग करना सीख गए और क्लोथ्स बनाने लग गए। स्टिच क्लोथ एक तब इतना मोस्ट वेरियस इन्वेंशन था जो सबको पसंद आ गया था। बट अभी के ज़माने में इवन टुडे भी साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन भी अनस्टिच होते थे और वो फैब्रिक के पीस है। अब तब सिर्फ सब लोग लार्ज वैरायटी में खाना ही खाते थे ऑल ओवर द कंट्री। जो लार्ज वैरायटी होती थी वो धीरे धीरे फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स में भी आई। If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe. My channel name is 7 Day Learn.